हाय हेलो एवरीवन। सो वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर से एक और स्ट्रॉन्ग प्लेयर है 361। इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे, कौन कौन एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। बिजनेस मॉडल इस कंपनी का बिल्कुल सिमिलर है नुवामा वेल्थ और मोतीलाल ओसवाल के कंपैरिजन में। दो मेन सेगमेंट्स है इस कंपनी के लिए। पहला है इनका एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट का, और दूसरा सेगमेंट है इस कंपनी के लिए कैपिटल मार्केट का। सो ये दो इनके मेन सेगमेंट्स हैं। अगर हम इनके रिजल्ट देखें तो काफी अच्छे रिजल्ट्स रिपोर्ट करे थे कंपनी ने। 60% से ज्यादा की सेल्स ग्रोथ थी, प्रॉफिट ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 55% का था, ईपीएस ग्रोथ भी 55% के आसपास की थी। तो काफी अच्छा फाइनेंशियल ईयर रहा है इस कंपनी के लिए। एंड नाउ ऑब्वियसली कौन कॉल से हमें आइडिया लगेगा कि FY25 में इस कंपनी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर, ओवरऑल कंपनी का क्या गाइडेंस रहने वाला है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नुवामा वेल्थ, मोतीलाल ओसवाल एंड आनंद राठी के कंपैरिजन में किस लेवल पे ये स्टॉक करंटली इंटरेस्ट शो कर रहा है इन्वेस्टर्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हर एक वेल्थ मैनेजर का कहना है कि करंट टाइम में इंडियन इक्विटीज मार्केट ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। एंड ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा है कि जितनी भी कंपनीज की अर्निंग में ग्रोथ आई है इतनी ज्यादा 40, 50, 100% की, उसका सबसे बड़ा रीजन यही रहा है कि इक्विटी मार्केट ने रिटर्न्स काफी अच्छे डिलीवर किए हैं। सो कंपनी का कहना है कि ये जो रिटर्न्स अच्छे आए हैं ये बेसिकली इसको सपोर्ट मिला है, इंडिया की जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उसका सपोर्ट मिला है। प्लस फाइनेंशियलाइजेशन एक बहुत बड़ा थीम है, जहाँ पे हर एक जो इंडिविजुअल है, जो हर एक इन्वेस्टर है, वो रियल स्टेट से, एफडी से या फिर इंश्योरेंस से मूव करके इक्विटी मार्केट की तरफ अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। तो फाइनेंशियलाइजेशन तो एक बहुत बड़ी थीम है, जो कि हर एक कैपिटल मार्केट कंपनी को, कैपिटल मार्केट बिजनेसेस को हेल्प कर रही है ओवरऑल ग्रो करने में। एंड इसके साथ में ग्लोबल फ्लोज, बिकॉज हमने देखा है कि लास्ट कुछ टाइम के अंदर, स्पेशली कोविड के बाद, ग्लोबली जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट बढ़ा है इंडियन मार्केट की तरफ। प्लस इंडियन मार्केट ने भी बहुत सारे अपने कॉम्पिटिटर्स को, पीयर्स को आउट परफॉर्म किया है पिछले 2-3 साल में। सो ये भी एक रीजन है कि ग्लोबली भी लोग आज के टाइम पे इंडिया में इन्वेस्ट करने को प्रेफर कर रहे हैं। देन कंपनी का कहना है कि जीडीपी की ग्रोथ प्लस उसके ऊपर से जो कैपिटल मार्केट में एक्सपेंशन हुआ है, तो इन दो चीजों की वजह से क्या हुआ है कि जो इनके टारगेट कस्टमर्स है, अल्ट्रा एचएनआई और एचएनआई, इन कस्टमर्स की वेल्थ बढ़ी है। बिकॉज जीडीपी अगर बढ़ेगा, यानी इंडिया की इकोनॉमी अगर अच्छा करेगी, उसके साथ में अगर कैपिटल मार्केट यानी आपका निफ्टी, आपका सेंसेक्स, ये अच्छे रिटर्न्स डिलीवर करेंगे, 14, 15, 20% की अगर रिटर्न्स डिलीवर करेंगे, तो उसका बड़ा बेनिफिट किसको होगा? ऑब्वियसली अल्ट्रा एचएनआई और एचएनआई को, बिकॉज उन्हीं के पास में सबसे ज्यादा वेल्थ है। वही उस वेल्थ को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, एंड उसी पे जब ज्यादा रिटर्न जनरेट होता है तो अगेन वेल्थ वापस से किसके लिए क्रिएट होती है? एचएनआईज एंड अल्ट्रा एचएनआईज के लिए। और ये किसके टारगेट कस्टमर्स हैं? सारी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज की। सो कंपनी कह रही है कि इसीलिए हमें एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में ये जो सेगमेंट है अल्ट्रा एचएनआई और एचएनआई, इनका जो ओवरऑल ग्रोथ है, फाइनेंशियलाइजेशन का टोटल एसेट जो है, फाइनेंशियल एसेट इनके पास में, सो जैसे इन्होंने डेटा शेयर किया है कि अल्ट्रा एचएनआई के पास में आज के टाइम पे ऑलमोस्ट $915 बिलियन से लेकर के $935 बिलियन का टोटल फाइनेंशियल हाउस होल्ड एसेट है, और एचएनआई का $230 बिलियन से लेकर के $240 बिलियन के आसपास है। और एक्सपेक्टेड है कि ये जो एसेट है ये 13 से 14% की रेट से ग्रो करेगा अगले 3 से 4 साल के अंदर। अब ये जो ग्रोथ है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट अगेन किसको होगा? वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज को। बिकॉज जब इनकी वेल्थ क्रिएट होगी, इनका इनका इनके हाथ में और पैसा आएगा, तो अगेन इनका इनका सबसे पहला प्रेफरेंस ये क्या रहेगा कि एक प्रोफेशनल एडवाइस ये वहां पे सर्च करेंगे जो उनके पैसे को ओवरऑल मैनेज करने में हेल्प करेगा। सो अगेन इसका जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो किनको मिलेगा? वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज को। इसीलिए इस पूरे सेक्टर को बोला जाता है कि इंडिया में ये उन कुछ सेक्टर्स के अंदर है जिनमें काफी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अगले 5 साल 10 साल के होराइजन में। अगर आप देखोगे 15 से 20% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इस पूरे सेक्टर के। देन कंपनी कह रही है कि इन्होंने 400 नए क्लाइंट ऑनबोर्ड किए हैं इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। प्लस उसके अकॉर्डिंग इन्होंने सेल्स टीम भी हायर करी है, अपनी सेल्स टीम को भी बढ़ाया है। देन कंपनी का अगर आप एवरेज रेकरिंग रेवेन्यू वाला जो एयूएम होता है, जो आज के टाइम पे हम देख रहे हैं हर एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी का प्रेफरेंस है कि उनको अपना रेकरिंग रेवेन्यू वाला एयूएम ग्रो करना है, तो 361 ये जो कंपनी है इनका ऑलरेडी रेकरिंग रेवेन्यू बहुत हेल्दी लेवल पे है, और इस साल भी ऑलमोस्ट 36% की ग्रोथ आई है। 2,25,000 करोड़ के आसपास टोटल एयूएम है इनका, एवरेज रेकरिंग रेवेन्यू, मतलब जिससे रेकरिंग पैसा आता है, वो वाला एयूएम कंपनी का 2,27,000 करोड़ है, उसमें 36% की ग्रोथ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनके टोटल रेवेन्यू का
72% जो रेवेन्यू है वो रेकरिंग रेवेन्यू है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज हमने देखा है मोतीलाल के लिए ऑलमोस्ट 50% है, नुवामा इसको इंप्रूव करना चाह रहा है, आनंद राठी इसको इंप्रूव करना चाह रहा है, लेकिन वहीं पे अगर हम 361 को देखते हैं तो इनके लिए ये नंबर ऑलरेडी काफी हेल्दी लेवल्स पे है। सो कंपनी ने इस पे काफी अच्छा काम किया है। इसका रीजन क्या है, क्यों इस कंपनी के लिए ये नंबर ऑलरेडी 72% है, ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन कंपनी कह रही है इनका जो एएमसी वाला बिजनेस है उसका भी अगर आप एवरेज रेकरिंग रेवेन्यू देखोगे तो वो भी 24% से ग्रो हुआ है, मतलब वो उसका भी जो एयूएम है वो 24% से ग्रो हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो ग्रोथ उसमें भी काफी अच्छी रही है। देन कंपनी कह रही है कि कंसोलिडेटेड लेवल पे हमारा जो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो रेवेन्यू है वो 25% से ग्रो हुआ है, लेकिन जो कॉस्ट है हमारी वो 33% से ग्रो हुई है। तो कॉस्ट क्यों इतनी ज्यादा बढ़ गई है, बिकॉज कंपनी ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी है, हायरिंग काफी ज्यादा करी है, स्पेशली जो सीनियर लेवल के जो एम्प्लॉयज हैं उनको इन्होंने ज्यादा हायर किया है, एंड इसके साथ में इन्होंने 2 नए बिजनेस सेगमेंट के अंदर इन्वेस्ट किया है पिछले कुछ टाइम में, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट ओवरऑल काफी ज्यादा बढ़ गई है। जैसे अगर आप इनका एम्प्लॉय कॉस्ट ही देखोगे तो 36% से इस कंपनी की सिर्फ एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गई है, बिकॉज हायरिंग इतनी एग्रेसिवली करी है कंपनी ने। और इनका कॉस्ट टू इनकम कितना हो गया, 49% के आसपास। सो यूजुअली हम देखते हैं कि जो बैंक होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स या फिर जो न्यू एज बैंक्स हैं, उनका कॉस्ट टू इनकम आपको दिखेगा 50% के आसपास, 48-49% के आसपास, बिकॉज उनका ऑपरेशनल एक्सपेंसेस काफी ज्यादा होता है। वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हो या इवन जो एनबीएफसी कंपनीज होती हैं, उनका कॉस्ट टू इनकम थोड़ा सा कम ही रहता है, 30s के रेंज में रहता है। इस कंपनी का क्यों ज्यादा है करेंटली, बिकॉज अगेन वही हायरिंग काफी ज्यादा करी है और 2 नए बिजनेस सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है ये कंपनी, इसकी वजह से इनका कॉस्ट टू इनकम बढ़ गया है। सो कंपनी कह रही है कि अगर आप हमारा वो हायरिंग वाला पार्ट अगर आप हटा दो, जिसकी वजह से हमारा ये कॉस्ट बढ़ गया है, तो हमारा ओवरऑल कॉस्ट टू इनकम 44% होता। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट इस बिजनेस ने इनकर करी है उसमें ऑलमोस्ट 4 से 5% का इनका टोटल एक्सपेंस जो है उसको बढ़ा दिया इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। देन नेट प्रॉफिट तो अगेन इनका हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट रहा है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और ये क्वालिटी ग्रोथ है, इनके प्रॉफिट के अंदर क्वालिटी ग्रोथ है, बिकॉज आरओई भी इस कंपनी का इंप्रूव हुआ है, 27% से 30% पे इस कंपनी का आरओई आया है। देन कंपनी का कहना है कि जो कैपिटल मार्केट है, इनका जो दूसरा सेगमेंट है, उसमें भी काफी अच्छा मोमेंटम रहा है ओवरऑल, बिकॉज 150 से ज्यादा ओएफएस आईपीओज आए हैं, 600 से ज्यादा स्टेक सेल्स हुए हैं प्रोमोटर्स की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से। तो जब इस तरीके की अच्छी एक्टिविटी रहती है कैपिटल मार्केट में, तो ये जितने भी बिजनेसेस हैं, चाहे नुवामा का बिजनेस हो या आपका मोतीलाल ओसवाल का बिजनेस हो, इनका ये कैपिटल मार्केट का बिजनेस काफी अच्छा करता है, बिकॉज ओवरऑल ट्रांजैक्शन काफी अच्छी रहती है, ब्रोकिंग चार्जेस इनके लिए काफी अच्छा बन जाता है उस ड्यूरेशन में। देन कंपनी कह रही है कि इनका जो एसेट मैनेजमेंट वाला बिजनेस है उसमें जो हाई टिकट फाइनेंशियल एसेट्स हैं, कौन से होते हैं हाई टिकट फाइनेंशियल एसेट्स, आपका पीएमएस होता है, आपका एआईएफ होता है, देन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में जो कंपनीज इन्वेस्ट करती है, तो ये काफी हाई टिकट साइज फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, इनमें 12-15% की ग्रोथ रही है। तो यहाँ पे भी ओवरऑल ग्रोथ मोमेंटम काफी अच्छा रहा है। और आगे का ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या दे रही है कंपनी, अगले 3 से 5 साल के लिए इनका कहना है कि ये जो अल्ट्रा एचएनआई और जो एचएनआई क्लाइंट्स का जो ओवरऑल मोमेंटम चल रहा है, तो इन्हें एक्सपेक्टेड है कि 13 से 15% की ग्रोथ रहने वाली है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, मतलब इनका जो वेल्थ क्रिएशन है वो 13 से 15% पे ग्रो करेगा। बहुत सिंपल लॉजिक है इस इंडस्ट्री के अंदर, अगर एक क्लाइंट का वेल्थ जो है वो 13-15% पे ग्रो कर रहा है, तो एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी का साइज कितना बन जाता है, बिकॉज 13-15% पे तो उस क्लाइंट का वेल्थ ग्रो कर रहा है। अब आप जितना क्लाइंट एक्वायर करके लाओगे उसका आपका फ्रेश एयूएम बढ़ेगा, प्लस उसके ऊपर से M2M मिलेगा, मार्क टू मार्केट, तो मोटा मोटा आप ऐड कर सकते हो कि 20% के आसपास की ग्रोथ इसीलिए एक्सपेक्ट करी जाती है इस पूरी इंडस्ट्री से, बिकॉज स्ट्रक्चरल ग्रोथ है दोनों सेगमेंट्स के लिए, चाहे वो वेल्थ मैनेजमेंट हो या फिर वो एएमसी का बिजनेस हो। सो वही कंपनी का कहना है कि ग्रोथ वाइज हम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने बिजनेस के लिए, अगले 5 साल 3 से 5 साल के लिए। देन अगेन यहाँ पे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि इनका जो रेकरिंग रेवेन्यू वाला जो पार्ट है वो क्यों इतना ज्यादा हाई है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। बाकी प्लेयर्स तो अभी इस पे फोकस कर रहे हैं कि उनका ये वाला पार्ट इंक्रीज हो, विजाविज 361 के लिए ये जो रेवेन्यू है ये ऑलरेडी 72% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो कंपनी ने क्या किया था कि 4 साल पहले ही इन्होंने इस चीज के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया था कि हमें एवरेज रेकरिंग रेवेन्यू वाला जो एयूएम है उसको ग्रो करना है, उस वाले पार्ट को ग्रो करना है। आज हम देख रहे हैं कि बाकी प्लेयर्स आज थोड़े से एग्रेसिवली फोकस कर रहे हैं इस पे, बट 361 ने 4 साल पहले इस पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया था। सो इससे हुआ क्या
कि उस टाइम पे इनका जो एवरेज रेकरिंग रेवेन्यू का जो एयूएम है वो सिर्फ 62,000 करोड़ था। आज के टाइम पे वो 2,25,000 करोड़ है। उसमें से भी जो एक्टिव एक्टिव एयूएम वाला पार्ट है, दो पार्ट होते हैं एक एयूएम के। एक तो होता है एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या हो गया, जो फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज कर रहा है। एक हो गया पैसिव। पैसिव हो गया जैसे आपका इंडेक्स फंड है या फिर कोई ईटीएफ है, तो उसमें आप कोई एक्टिवली तो मैनेज कर नहीं रहे हो, वो तो आपने एक इंडेक्स पे पैसा लगा दिया है, वहां पे कोई एक्टिवली मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। बट अगर आप एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो उनको किस में बेनिफिट है, उनको बेनिफिट है एक्टिव वाले में, क्योंकि जितने भी एक्टिव फंड्स होते हैं उनका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, उनमें फीस वो ज्यादा चार्ज करती है। वीजा वीज पैसिव में अगर आपकी एक्टिविटी नहीं है तो आप किस बात का फीस चार्ज करोगे या एक्सपेंस वगैरह चार्ज करोगे। तो बिजनेस के लिए हमेशा बेनिफिट किस में है, एक्टिव वाले पार्ट में। तो अगर इस कंपनी का टोटल एयूएम का सिर्फ हम एक्टिव एयूएम देखें तो 88% है। 2,25,000 करोड़ में से 2 लाख करोड़ के आसपास इनका टोटल एयूएम है, एक्टिव एयूएम। तो इसीलिए कंपनी का यील्ड भी बेटर है। यील्ड बेटर होगा तो आपके मार्जिन्स बेटर होंगे और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स भी अच्छे रहेंगे। प्लस कंपनी क्या कह रही है, आगे चल के भी हमारा फोकस या टारगेट यही रहेगा कि एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू जो है उसको और ज्यादा इंक्रीज किया जाए आने वाले टाइम में। देन कंपनी का कहना है कि इसके साथ में इन्होंने जो एसेट मैनेजमेंट वाला जो बिजनेस है उसका भी एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू बढ़ाने के ऊपर फोकस किया था। और आज के टाइम पे 72,000 करोड़ का ओवरऑल उसका एयूएम है। प्लस वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर ही एक और इन्होंने सेगमेंट डेवलप किया था 4 साल पहले ही, एडवाइजरी। सो एडवाइजरी में क्या होता है कि आप एक्टिवली एडवाइस करते हो अपने क्लाइंट्स को कि कहाँ पे आपको पोर्टफोलियो मैनेज करना है, कहाँ पे कितना एसेट एलोकेशन होना चाहिए। तो ये सारा कुछ जो है वो एडवाइजरी का पार्ट होता है। इसका भी कंपनी कह रही है कि ऑलमोस्ट 4 टाइम ग्रोथ आई है पिछले 4 साल के अंदर इस बिजनेस के लिए भी, और इसका भी एयूएम जो है वो 72,000 करोड़ के आसपास है। देन कंपनी कह रही है कि आगे चल के 4 मेन चीजों पे हमारा फोकस रहने वाला है। सबसे पहला फोकस क्या रहेगा, अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स के ऊपर। तो 361 और बाकी कंपनीज में अगर कोई डिफरेंस आपको देखना हो तो एक डिफरेंस क्या है कि 361 का जो अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स है ये इनका मेन क्लाइंट है। इनके पास एचएनआई वाला सेगमेंट अभी मेजरली है नहीं। तो जो इन्होंने 2 इन्वेस्टमेंट करी है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो इन्हीं 2 बिजनेस के ऊपर किया है। पहला एचएनआई क्लाइंट्स के ऊपर, मतलब एचएनआई क्लाइंट्स को टारगेट करने के लिए कंपनी ने हायरिंग करी है, पूरा टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। इसके साथ में कंपनी ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी डेवलप कर रही है, उसके लिए भी इन्होंने टेक्नोलॉजी और हायरिंग वगैरह करी है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, सो दैट जो ग्लोबली इंडियंस हैं, इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको एक ओवरऑल सर्विस प्रोवाइड करें, पूरा प्रोडक्ट पाइपलाइन ऑफर करें उनको। तो इन 2 सेगमेंट्स के ऊपर इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है। आज के टाइम पे इनका मेन सेगमेंट कौन सा है, अल्ट्रा एचएनआई वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर, और एसेट मैनेजमेंट में एएमसी का बिजनेस। एएमसी में ये कंपनी मेनली जो अल्टरनेटिव फंड्स होते हैं, मतलब जो ट्रेडिशनल फंड हो गया आपका, कोई इक्विटी फंड या लार्ज कैप फंड, वैसा फंड नहीं होता है इनका। एआईएफ टाइप ज्यादातर फंड होते हैं इस कंपनी के, जहां पे ये इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्ट करती है, अनलिस्टेड में भी इन्वेस्ट करती है, प्लस आपका रियल स्टेट में इन्वेस्ट करती है, इंफ्रा में इन्वेस्ट करती है। सो काफी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बास्केट है इनका एएमसी वाला। और इनका जो ये वेल्थ मैनेजमेंट का है, इसमें मेनली अल्ट्रा एचएनआई वाला इनका मेन बिजनेस है। तो कंपनी ने 3 जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। पहला, अल्ट्रा एचएनआई वाले बिजनेस को और ज्यादा पेनिट्रेट करना है, नई ज्योग्राफी में जाना है, नए क्लाइंट्स को एक्वायर करना है, उसके लिए इन्होंने हायरिंग वगैरह करी है। दूसरा इन्वेस्टमेंट क्या किया है, वही एचएनआई बिजनेस जो ये डेवलप कर रहे हैं उसके लिए पूरा रिक्रूटमेंट वगैरह किया है, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, तो दूसरा इन्वेस्टमेंट वहां पे रहा है। तीसरा इन्वेस्टमेंट रहा है इनका ग्लोबल प्लेटफॉर्म को ओवरऑल डेवलप करने के लिए, उसकी हायरिंग वगैरह करने के लिए। तो इन 3 मेजर एरियाज में इस कंपनी ने फोकस किया है, और वहीं से इनका आगे का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इसके साथ में कंपनी एक और चीज ऐड कर रही है, जो इनका एएमसी वाला बिजनेस है उसमें कंपनी का कहना है कि हम नए इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को ऐड कर रहे हैं, उनके साथ में रिलेशनशिप ओवरऑल स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सो वहां से भी हमारा इंक्रीमेंटल ग्रोथ आने का चांसेस है। देन कंपनी कह रही है कि कॉस्ट टू इनकम आज हमारा बढ़ गया है, बिकॉज हमने इन 3-4 जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो 49% का कॉस्ट टू इनकम है। लेकिन अगले 2 से 3 साल में, बिकॉज अभी आपने हायरिंग करी है, तो हायरिंग के बाद जैसे जैसे आरएम थोड़े बहुत मेच्योर होते जाएंगे, उनका क्लाइंट के साथ में रिलेशनशिप डेवलप होगा, तो वहां से रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस एचएनआई बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस, इन दोनों बिजनेस से भी रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। सो कंपनी का कहना है कि अगले 2 से 3 साल में एक्सपेक्टेड है कि हमारा जो कॉस्ट टू इनकम 49% है वो इंप्रूव होकर के 44% हो जाएगा। अब आप ये देखो, अगर कॉस्ट टू इनकम इस कंपनी का ऑलमोस्ट 4 से 5% इंप्रूव हो रहा है अगले 2 से 3 साल के अंदर, उसके साथ में जो इनके 2-3 नए सेगमेंट्स हैं वहां से भी फ्रेश रेवेन्यू आ जाएगा।
तो उसका सारा बेनिफिट कहां पे मिलेगा इनको? बॉटम लाइन के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर। मतलब कॉस्ट कम हुआ, रेवेन्यू की ग्रोथ बढ़ गई, तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने का चांस बढ़ गया। सो ओवरऑल कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकता है अगले 2 से 3 साल के अंदर, जैसे जैसे इनका कॉस्ट टू इनकम वाला जो पार्ट है वो कम होता जाएगा। देन कंपनी का कहना है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से अगेन उन्हीं 3 सेगमेंट्स के ऊपर फोकस है, और क्योंकि अभी हमने हायरिंग वगैरह करी है, तो अगले 2 से 3 साल के टाइम में आप देखोगे कि इन बिजनेस से अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और ओवरऑल ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है। इसके बाद कंपनी का कहना है कि जो इनका अल्टरनेट एसेट वाला जो पार्ट है एएमसी का, उसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी रही है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। लगभग 6,500 से 7,000 करोड़ का ग्रॉस सेल्स किया है इन्होंने अपने एएमसी बिजनेस के अंदर। लेकिन उसमें एक पॉइंट क्या हुआ है कि कंपनी ने एक बहुत बड़ा ब्लॉक सेल भी किया है। सो इनके पास एनएसई के शेयर्स थे जो इन्होंने सेल किए इस फाइनेंशियल ईयर, इस क्वार्टर के अंदर पर्टिकुलरली, जिसकी वजह से वो ग्रॉस सेल जो है वो ऑफसेट हो गया है। लेकिन कंपनी क्या कह रही है, ये रेकरिंग नहीं है, बिकॉज हर क्वार्टर में तो हम उस शेयर को सेल करेंगे नहीं। तो जो मेजर पार्ट था एनएससी की शेयर्स का, वो हमने सेल कर दिया ऑलरेडी। सो आने वाले क्वार्टर्स में एक हेल्दी ग्रोथ रहने वाला है हमारे एएमसी बिजनेस के अंदर भी। अब आगे का गाइडेंस अगर हम देखें तो कंपनी क्या कह रहा है कि हमारा जो एक्टिव एआरआर एयूएम है, उसमें हम ऑलमोस्ट 15 से 20,000 करोड़ का फ्रेश फ्लो ऐड करने का टारगेट कर रहे हैं FY25 के अंदर। मतलब ऑलमोस्ट 10 से 15% की ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है फ्रेश फ्लो में। तो 10 से 15% की ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है कि फ्रेश फ्लो आएगा, मतलब नया जो पैसा लेके आएगी कंपनी मार्केट से। उसके साथ में M2M कंपनी कह रही है अगर आप ऐड कर दोगे 8 से 9% का, सो ऑल इन ऑल लगभग 20 से 25% की ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इनफैक्ट अगले 3 से 4 साल के लिए भी कंपनी का गाइडेंस यही है कि लगभग ऐसा ही फ्लोर, मतलब एक तो फ्रेश पैसा हम लेके आएंगे, फ्रेश फ्लो रहेगा 15-17% का, उसके ऊपर से 8-9% का मार्क टू मार्केट का गेन मिलेगा हमें, बिकॉज हम जो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मार्केट से भी तो रिटर्न जनरेट होगा। तो मोटा मोटा 20-25% की ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है अगले 3 से 4-5 साल के लिए। बिकॉज अगर आप इनका टारगेट कस्टमर ही देखो, जो एचएनआईज है, अल्ट्रा एचएनआईज है, उनका ही वेल्थ क्रिएट हो रहा है, उनका वेल्थ बढ़ रहा है 13-14-15% पे, तो बहुत नेचुरल है कि कंपनी 20-25% पे की ग्रोथ बहुत इजीली अचीव कर सकती है। एंड इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस गाइडेंस में इन्होंने जो एचएनआई बिजनेस है और जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस है, उसके रेवेन्यू को एक्सक्लूड किया है, उसको इंक्लूड नहीं किया है। तो उसको एक्सक्लूड करके इस तरीके की ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। और कंपनी का कहना है कि आप कह सकते हो कि हमारी ये थोड़ी सी कंजर्वेटिव गाइडेंस है, बिकॉज उन दोनों बिजनेसेस से भी जब अच्छी ग्रोथ मिलेगी तो चांसेस हैं कि हम अपने गाइडेंस को आउट परफॉर्म करें। तो गाइडेंस काफी अच्छा दिया है कंपनी ने। देन इसके बाद कंपनी का कहना है कि इनका एक लैंडिंग वाला बिजनेस भी है, जैसे नोवामा भी लोन देता है अपने एचएनआई क्लाइंट्स को, सो ये कंपनी भी लोन देती है, और इनके मार्जिन थोड़े से कम रहे हैं इस क्वार्टर के अंदर, थोड़े से कम हुए मार्जिन। उसका मेन रीजन ये है, कंपनी का कहना है कि हमारे कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ गए हैं लास्ट कुछ टाइम में, स्पेसिफिकली फोर्थ क्वार्टर के अंदर। और हमने हर एक बैंक एनबीएफसी का देखा है कि उनका कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ा ही है आज के टाइम पे। लेकिन 361 क्या कह रहा है कि ये जो कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ा है हमारा, उसको हमने पास ऑन तो किया है हमारे कस्टमर्स को, लेकिन वो 1 अप्रैल से किया है, फोर्थ क्वार्टर में नहीं किया, 1 अप्रैल से उसको हमने पास ऑन किया है। तो वो एग्जैक्टली अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है हमारे मार्जिन में, बट आने वाले क्वार्टर में आपको दिखेगा मार्जिन धीरे धीरे हमारे वापस से इंप्रूव हो सकते हैं। देन कंपनी का कहना है कि मोस्टली जो हमने हायरिंग करी है वो हमने सीनियर बैंकर्स की करी है, आरएम हमने ज़्यादा ऐड नहीं किए हैं। तो इनका अगर आप ओवरऑल एम्प्लॉय स्ट्रक्चर देखोगे तो कंपनी के पास में 95 सीनियर बैंकर्स हैं, 25 जूनियर बैंकर्स हैं, और 100 के आसपास इनके पास टोटल आरएम है, रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं। इस साल जो इन्होंने मेजरली हायरिंग करी है वो सीनियर बैंकर्स की करी है। क्यों? बिकॉज कंपनी कह रही है कि हमारा आज के टाइम पे फोकस है कि हमें हमारा सॉल्यूशन बिजनेस ग्रो करना है, हमें हमारा जो एडवाइजरी वाला बिजनेस है उसको ग्रो करना है, ना कि हमें प्रोडक्ट वाले बिजनेस को ग्रो करना है। बिकॉज आरएम का मेन काम क्या है? सेल्स का। आरएम आएगा और आपके प्रोडक्ट को सेल करेगा। तो कंपनी कह रही है वो हमारा मेन फोकस नहीं है आज के टाइम पे, हमारा मेन फोकस है हमारे एडवाइजरी वाले बिजनेस को ग्रो करना, हमारे सॉल्यूशन वाले बिजनेस को ग्रो करना। एंड वहां पे आपको एक एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, बिकॉज वही एम्प्लॉय जो है वो आपकी जाके अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट से डील करेंगे। तो उसमें उसमें अल्ट्रा एचएनआई को क्लाइंट को चाहिए कि एक वो काफी अच्छे खासे एक्सपीरियंस पर्सन के साथ में डील करे, जहां पे उनको कंफर्ट आए। तो इसलिए कंपनी ने सीनियर बैंकर्स को ज्यादा हायर किया है। और इनका ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा रहता है, एक एक जो क्लाइंट है उसको एक सीनियर बैंकर मैनेज करता है, और उसके साथ में 1 या 2 जूनियर बैंकर जो होते हैं वो उसको असिस्ट करते हैं। सो ये ओवरऑल इनका स्ट्रैटेजी रहता है। तो इसलिए इन्होंने सीनियर बैंकर ज्यादा हायर किए हैं।
देन कंपनी कह रही है कि एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आज के टाइम पे जो हमारा एम्प्लॉय बेस है और जो हमने फ्रेश हायरिंग करी है, उसकी टोटल कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो आने वाले टाइम में नंबर ऑफ क्लाइंट हम डबल कर सकते हैं, मतलब सेम एम्प्लॉय रख के हम डबल नंबर ऑफ क्लाइंट कर सकते हैं करंट लेवल से। बिकॉज अभी तक मोस्ट ऑफ द जो आरएम्स हैं हमारे या जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये न्यू हायर्स हैं। अभी रिसेंटली ही इनको हायर किया है हमने। तो इनकी कैपेसिटी, इनका जो प्रोडक्टिविटी है वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से बढ़ेगा, इंप्रूव होगा। और अगेन उसका उसका आपको एडवांटेज कहाँ दिखेगा? इस कंपनी की ऑपरेटिंग लेवरेज के अंदर। बिकॉज आरएम का तो फिक्स कॉस्ट है, सैलरी तो आप हर साल 50% 100% से तो बढ़ाओगे नहीं, सैलरी तो आपकी फिक्स है कि उसी रेट से बढ़ेगा। लेकिन उस आरएम की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो उसकी उसकी वजह से क्या होगा कि इनका मार्जिन्स इंप्रूव होगा, रेवेन्यू का ग्रोथ आएगा एंड ओवरऑल कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बिकॉज कंपनी क्या बोल रहा है कि सेम एम्प्लॉयज रखते हुए हम क्लाइंट जो है, क्लाइंट बेस जो है वो डबल कर सकते हैं आने वाले टाइम में। एक और पॉइंट क्या है, कंपनी कह रही है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर, आरएम और क्लाइंट का रिलेशनशिप का टेन्योर कितना चलता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर एक आरएम और एक क्लाइंट का जो रिलेशनशिप है वो अगर 1 साल 2 साल है, तो एक लिमिट तक ही आप उससे बिजनेस जनरेट कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे वो टेन्योर बढ़ता है, 1 2 साल से 3 साल जाता है, 4 साल जाता है, 5 साल जाता है, तो कंपनी क्या कह रही है कि जो यूटिलाइजेशन है, टोटल यूटिलाइजेशन जो है वो क्लाइंट का, वो ऑलमोस्ट 3.5 टाइम तक बढ़ सकता है। तो कंपनी का वही फोकस है कि अपने आरएम को एट्रिशन, आरएम एट्रिशन के ऊपर ये कंट्रोल करें। और आरएम एट्रिशन अगर आपने कंट्रोल कर लिया, तो आप इनडायरेक्टली क्लाइंट एट्रिशन पे कंट्रोल कर सकते हो। देन एक ही आरएम अगर सेम क्लाइंट को सर्व करेगा 3 साल 4 साल तक, तो बहुत हाई चांसेस है कि ओवरऑल यूटिलाइजेशन जो है वो इस कंपनी के लिए 3.5 टाइम तक जा सकता है। इनफैक्ट सिर्फ इस कंपनी के लिए नहीं, पूरी इंडस्ट्री का आप ये एग्जांपल ले सकते हो। इसीलिए आप आनंद राठी को भी देखते हो कि उस कंपनी का भी बहुत ज्यादा फोकस होता है कि वो अपने आरएम एट्रिशन को कंट्रोल करे। उस कंपनी का आरएम एट्रिशन जो है वो ऑलमोस्ट 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर तक जीरो जीरो एट्रिशन रहता है, रिग्रेट एट्रिशन जीरो रहता है उस कंपनी का। सो इसीलिए उस कंपनी की एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है। और ओवरऑल ग्रोथ अगर आप देखते हो आनंद राठी का, तो कितना ज्यादा सस्टेनेबल है। कंसिस्टेंटली वो बिजनेस 25-30% पे ग्रो कर रहा है। बिकॉज वो सस्टेनेबिलिटी कहाँ से आती है? जब आप अपने आरएम को कंट्रोल कर सकते हो, आरएम एट्रिशन को कंट्रोल करते हो। क्योंकि एट द एंड आपके लिए तो वो आरएम ही सेल्स करके ला रहा है, नए क्लाइंट का बिजनेस लेके आ रहा है, पुराने क्लाइंट का नया बिजनेस लेकर के आ रहा है। तो वो कब होगा? जब आरएम का टेन्योर बढ़ेगा एक पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ में। तो वही कंपनी कह रही है कि हमारा फोकस इसी चीज के ऊपर है कि टेन्योर जैसे बढ़ेगा तो ओवरऑल यूटिलाइजेशन जो है वो 3.5 टाइम तक जा सकता है। देन कंपनी का कहना है कि वही 20 से 25% का ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं अक्रॉस सेगमेंट्स, चाहे वो एएमसी का बिजनेस हो या वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस हो। एंड ग्रोथ को लेकर के कंपनी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। सो ये ओवरऑल कौन कौन एनालिसिस था इस कंपनी का। ग्रोथ का गाइडेंस वही है 20 से 25% के ऊपर। दो नए सेगमेंट्स के ऊपर कंपनी फोकस कर रही है, एचएनआई और ग्लोबल बिजनेस। एचएनआई वाला जो बिजनेस है उससे इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर इनको रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। 2-2.5% का कंपनी कह रही है कि ओवरऑल कंट्रीब्यूशन आएगा। बट आने वाले 2-3 साल के अंदर 10% बिजनेस कंपनी टारगेट कर रही है अपने एचएनआई बिजनेस से। ग्लोबल बिजनेस जो है वो इस फाइनेंशियल ईयर में एक्चुअली अक्टूबर से स्टार्ट होगा इनका, उसका बिजनेस आना। तो इस फाइनेंशियल ईयर में तो कुछ खास बिजनेस नहीं आएगा, लेकिन अगले 2 से 3 साल के अंदर अगेन 6 से 8% का कंपनी टारगेट कर रही है कि ग्लोबल बिजनेस से भी रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये दो नए सेगमेंट हैं। इसके साथ में अल्ट्रा एचएनआई इनका बहुत अच्छा कर रहा है। एएमसी बिजनेस बहुत स्ट्रेटेजिकली इन्होंने डिजाइन किया, उसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ है। सो 20 से 25% की ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है एंड मोस्ट एक्सपेक्टेडली ये कंपनी डिलीवर कर सकती है। बाकी उसको ट्रैक करेंगे आगे। स्टॉक वाइज अगर हम देखें तो अगेन पॉइंट वही है कि इसका स्टॉक ऑलरेडी 38-39 के लेवल्स पे है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं नुवामा से या फिर मोतीलाल ओसवाल से, तो बहुत बड़ा गैप लगता है। एंड उन लेवल्स पे मोतीलाल ओसवाल हो या नुवामा वेल्थ हो, वो एक काफी इंटरेस्टिंग बेट लगते हैं कंपेयर टू 361। सो करंट लेवल पे अगर हम देखें तो इस पूरे सेक्टर के अंदर दो सबसे बेस्ट प्लेयर लगते हैं, नुवामा वेल्थ फॉलोड बाय मोतीलाल ओसवाल। एंड उसके बाद आप 361 को कंसीडर कर सकते हो। बट बिकॉज इसका पीई ऑलरेडी 38-40 के रेंज में है, तो 1 ईयर फॉरवर्ड पीई के बेसिस पे इतना ल्यूक्रेटिव डील ये बनता नहीं है जितना नुवामा एंड मोतीलाल ओसवाल के फेवर में बनता है। बाकी आगे बिजनेस को ट्रैक करते रहेंगे, अगले क्वार्टर्स में किस तरीके की ग्रोथ आती है इस कंपनी की। एंड जो भी आपके डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।